Good morning, students and my dear friends. I'm Dr. Shalini Shukla, and today is 27th of January 2023, Friday. Before starting the discussion, if you want lecture PDF, you can join me on Telegram channel. You can also follow me on other social media platform. Recommended play speed for this video is 1.25x. Thought of the day is big dreams create the magic that steer man's souls to the greatness. और आज के मिंट पेपर की ये 11 इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइंस हैं। बिजनेस स्टैंडर्ड की अप्रॉक्सीमेटली 16 न्यूज़ हेडलाइंस हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा आज के डिस्कशन में हम अप्रॉक्सीमेटली 13 न्यूज़ आर्टिकल्स कवर करेंगे, जहां पर 5 आर्टिकल जो हैं वो मिंट के हैं और जो रिमेनिंग हैं वो बिजनेस स्टैंडर्ड के हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला आर्टिकल, जो कि मिंट के पेज नंबर 1 पर दिया हुआ है। प्राइवेट बैंक्स टू फेस गवर्नमेंट एयर फॉर मिसिंग गोल्स। हेयर मीन्स गुस्सा करना या पिस्ड ऑफ होना। तो गवर्नमेंट ने प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को वार्निंग दी है कि अगर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स गवर्नमेंट की स्कीम्स में, गवर्नमेंट के सेंट्रल गवर्नमेंट के फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रोग्राम में प्रॉपरली पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, इंथुजियास्टिकली पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, तो गवर्नमेंट जो है वो जितने भी बिजनेस टाइज हैं प्राइवेट सेक्टर बैंक से उन सबको ख़त्म कर देगी। तो बेसिकली गवर्नमेंट का जो फोकस है वो फोकस है प्रधानमंत्री जन धन योजना पर लेकर के, क्योंकि रीसेंट डेटा के अकॉर्डिंग मोस्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर PMJDY अकाउंट हैज़ बीन ओपन बाय पब्लिक सेक्टर बैंक। प्राइवेट सेक्टर बैंक का बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेशन या बहुत ज़्यादा एफर्ट्स गवर्नमेंट की इस फाइनेंशियल इंक्लूजन स्कीम में नहीं दिख रहा है। इसी को लेकर के गवर्नमेंट ने प्राइवेट सेक्टर बैंक को वार्न किया है और इसके लिए गवर्नमेंट ने क्लियरली बोला है कि जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं वो अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करें। जितनी भी गवर्नमेंट की फाइनेंशियल इंक्लूजन की स्कीम्स हैं, फाइनेंशियल इंक्लूजन के इनिशिएटिव है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता होगा कि व्हाट इज़ फाइनेंशियल इंक्लूजन, बट अगर हम जल्दी से डिस्कस करें कि फाइनेंशियल इंक्लूजन होता क्या है, तो ये नाम से ही पता चल रहा है फाइनेंशियल इंक्लूजन। इट मीन्स including the larger section of the society or every section of the society into the financial mainstream. इट मीन्स हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के पास फाइनेंशियल बैंकिंग रिलेटेड जो सर्विसेज हैं, बेसिक सर्विसेज हैं, वो अवेलेबल हो। और प्रधानमंत्री जन धन योजना इसका एक फ्लैगशिप स्कीम थी जो गवर्नमेंट ने लॉन्च करी थी फॉर इम्प्रूविंग द फाइनेंशियल इंक्लूजन, जिसमें हर एक सेक्शन के इंडिविजुअल हाउस होल्ड के पास, इंडिविजुअल के पास एक बैंक अकाउंट हो, जिससे कि वो डिफरेंट फाइनेंशियल सर्विसेज, फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को अवेल कर सके। और इसके तहत गवर्नमेंट ने बहुत सारे लुक्रेटिव मेजर्स भी अडॉप्ट किए थे कि ज़ीरो बैलेंस पे आपको अपना अकाउंट मेंटेन करना है, आपको इंश्योरेंस भी दिया जाएगा। बहुत सारे अदर बेनिफिट्स गवर्नमेंट ने ऑफर किए थे जस्ट टू induce the individuals to open their accounts through प्रधानमंत्री जन धन योजना। और जिस तरीके से पब्लिक सेक्टर बैंक ने पार्टिसिपेट किया है इस पर्टिकुलर स्कीम में, दैट इज़ अप्रिशिएबल। ऑन द अदर हैंड प्राइवेट बैंक जो हैं वो गवर्नमेंट की इस फाइनेंशियल इंक्लूजन इनिशिएटिव स्कीम्स में या किसी भी तरह की जो अदर सोशल सेक्टर की स्कीम होती है उसमें बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट या एंथुजियास्टिकली पार्टिसिपेट नहीं करते, क्योंकि बैंक्स को उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होता। जनरली प्राइवेट बैंक जो हैं वो प्रॉफिट ओरिएंटेड होते हैं, उनका गवर्नमेंट की स्कीम से बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं होता। तो उसी को लेकर के गवर्नमेंट ने बोला है प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को कि अगर आपने अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव नहीं करी गवर्नमेंट की फाइनेंशियल इंक्लूजन इनिशिएटिव्स में, तो गवर्नमेंट जो है वो आपसे अपने बिजनेस टाइज भी कट कर लेगी। और इसके लिए प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को नेक्स्ट 6 मंथ दिए गए हैं, जहां पर उनकी परफॉर्मेंस को प्रॉपरली मॉनिटर किया जाएगा। और अगर ऐसा पाया गया कि वो इसी तरीके से उनका रिलेक्टेंस है गवर्नमेंट की फाइनेंशियल इंक्लूजन स्कीम्स को लेकर के, गवर्नमेंट की फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रोग्राम्स को लेकर के, तो फेज वाइज मैनर में गवर्नमेंट जो है उनसे अपने बिजनेस कट डाउन करना स्टार्ट कर देगी। और ये डिसीजन गवर्नमेंट ने कब लिया? रिसेंट एक मीटिंग हुई है फाइनेंशियल सर्विसेज के सेक्रेटरी की प्राइवेट बैंक्स के रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के और पेमेंट बैंक्स के रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ, जहां पर ये डिसीजन लिया गया। क्योंकि डिस्पाइट ऑफ रिपीटेड मेजर्स, रिपीटेड रिमाइंडर्स, अगर हम प्राइवेट सेक्टर का कंट्रीब्यूशन देखें, प्राइवेट सेक्टर मीन्स प्राइवेट बैंक का कंट्रीब्यूशन देखें फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रोग्राम में, तो वो लेस देन 10% है। और गवर्नमेंट ने क्लियरली बोल दिया अगर इससे भी नीचे हुआ देन बी रेडी फॉर विड्रॉल ऑफ द गवर्नमेंट बिजनेस। So let us see what decision, what measure private sector banks will take. आप देख लेते हैं article number 2 that is also given on page number 1 of Mint paper. China gobbles up iron ore from India after government withdraws duty.
तो रिसेंटली अगर आपको थोड़ा सा आयरन ओर और मिनरल के सेक्टर के बारे में पता हो तो दिसंबर में न्यू दिल्ली ने एक्सपोर्ट ड्यूटी, न्यू दिल्ली है मीन सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट ड्यूटी को रिवोक कर लिया था, एक्सपोर्ट ड्यूटी हटा ली थी। किससे हटा ली थी? जो मिनरल्स इंडिया से एक्सपोर्ट किए जाते हैं। तो इन ऑर्डर टू प्रमोट द एक्सपोर्ट ऑफ मिनरल्स एंड मेटल्स, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज लिफ्टेड द एक्सपोर्ट ड्यूटी ऑन मिनरल्स अ मंथ अर्लियर। और इसी के बाद से चाइना जो भी रिसेंटली रीओपन होना शुरू हुआ है और अपनी डोमेस्टिक डिमांड को पूरा करना चाहता है, उसने रिसेंटली इंडिया से जो इम्पोर्ट है वो इंक्रीज कर दिया। सो बिकॉज ऑफ दिस रिमूवल ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटी, चाइनाज share in India's overall iron export has increased in the December and January month as per the Commerce Ministry data। और अगर हम डेटा को देखें तो इंडिया का जो आयरन ओर का एक्सपोर्ट है चाइना को, वो अप्रॉक्सीमेटली 10 गुना बढ़ गया। $153 मिलियन का इंक्रीज देखने को मिल रहा है आयरन ओर एक्सपोर्ट में, जो कि नवंबर में अप्रॉक्सीमेटली $14.26 मिलियन ही था। तो कैन यू इमेजिन $14.2 से इंक्रीज होकर के अप्रॉक्सीमेटली $153 मिलियन का इंक्रीज केवल एक महीने में देखने को मिल रहा है। और उसका रीज़न ये कहा जा रहा है कि चाइना जो है वो रीओपन हो रहा है, डोमेस्टिक डिमांड चाइना में इंक्रीज हो रही है आयरन ओर्स की, स्टील की। और इसके अलावा इंडिया ने जो एक्सपोर्ट ड्यूटी हटाई है उसकी वजह से भी, इन सारे मेजर की वजह से भी चाइना और इंडिया के बीच में जो ये आयरन का एक्सपोर्ट है, ये इम्पोर्ट ये इंक्रीज हुआ है। सो दिस वॉज एक्चुअली 98% ऑफ द टोटल आयरन एक्सपोर्ट इन द मंथ ऑफ December। और पिछले यानी December 2021 के कंपैरिजन में इट इज़ ऑल्सो 4 टाइम्स हाई। तो फाइनली चाइना ने अपनी ज़ीरो कोविड-19 पॉलिसी के बाद इकोनॉमी को ओपन करना शुरू किया, जिसकी वजह से एक सडन इंक्रीज डिमांड में देखने को मिल रहा है। और एट द सेम टाइम इंडिया ने भी एक्सपोर्ट ड्यूटी रिड्यूस करी, तो जिसका बेनिफिट चाइना पूरी तरीके से लेना चाहता है। और इसीलिए रिसेंटली आयरन ओर का एक्सपोर्ट जो है वो इंडिया इंक्रीज कर पाया बिकॉज ऑफ ऑल दीज मेजर्स। सो दिस इज द ड्रैगन शेयर, चाइना, मलेशिया, कतार, नेपाल जो इंडिया के मेजर ट्रेडिंग पार्टनर हैं इन टर्म्स ऑफ आयरन ओर एक्सपोर्ट। And this is the share of total iron ore export from China। तो देख सकते हैं चाइना 97.7% टोटल एक्सपोर्ट कॉन्स्टिट्यूट करता है इंडिया का इन आयरन एक्सपोर्ट सेक्टर, आयरन ओर एक्सपोर्ट सेक्टर। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 3 ऑफ मिंट पेपर। India NATO to hold strategic talks focus on regional security, China। So New Delhi is going to host a very rare strategic dialogue with NATO. NATO stands for North Atlantic Treaty Organization। I hope many of you might be knowing about this NATO। इवन जो रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है उसका कहीं ना कहीं बेसिक रीज़न ये NATO है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर बताइए व्हाट इज़ दिस NATO ऑल अबाउट, और कब ये इसका इंसेप्शन हुआ था और इसका बेसिक पर्पस क्या है। तो जनरली इंडिया जो है वो नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी फॉलो करता है। किसी भी आर्मी या मिलिट्री जो मल्टीलैटरल ग्रुपिंग है, इंडिया ने अभी तक ऐसा कुछ भी ग्रुपिंग ज्वाइन नहीं करी है। लेकिन दिस इज़ द फर्स्ट टाइम, if we not say first time, it's a very rare case that India hold a strategic talk with NATO or any other military organization। So it's a rare measure or initiative। Now New Delhi is going to hold or host a strategic talk or strategic dialogue with NATO, that is North Atlantic Treaty Organization। और इसका इंडिया का टोटल जो फोकस है वो इस डिस्कशन पर रीजनल सिक्योरिटी ही रहेगा। मोर स्पेसिफिकली जो चाइना के एग्रेशन से इनसिक्योरिटी डेवलप हो रही है उसको लेकर के इंडिया डिस्कशन करेगा एज पर द पीपल अवेयर अबाउट द मैटर। तो मार्च में ये टॉक है, ये डायलॉग इनिशिएट किया जाएगा और पोटेंशियल ग्लोबल रामिफिकेशन को लेकर के, चाइना के एग्रेशन को लेकर के, रीजनल सिक्योरिटी को लेकर के इंडिया और नाटो के बीच में ये डिस्कशन होगा। और अगर पार्टिसिपेशन की बात करें तो नाटो के साइड से सीनियर ऑफिशियल्स जो हैं वो प्रेजेंट रहेंगे, पॉलिसी प्लानिंग डिवीजन के जो उसके ऑफिशियल्स हैं वो प्रेजेंट रहेंगे। इंडिया के साइड से डिफेंस और एक्सटर्नल अफेयर के जो मिनिस्ट्रीज़ हैं वहाँ से रिप्रेजेंटेशन होगा। और अगर हम साउथ एशिया में नाटो की प्रेजेंस की बात करें तो द सिक्योरिटी अलायंस ऑफ 30 कंट्रीज फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका, फ्रॉम यूरोप वॉज प्रेजेंट इन अफगानिस्तान रिसेंटली। इफ यू रिमेंबर 2021 में यूएस ने विड्रॉ कर लिया था अफगानिस्तान से नाटो को। तो साउथ एशिया के कंट्रीज में बेसिकली नाटो की जो प्रेजेंस रही है वो अफगानिस्तान वॉर के फॉर्म में हम लोग उसको जानते हैं। और ऐसा कहा जा रहा है कि
इस पर्टिकुलर डायलॉग और डिस्कशन से जो पार्टनरशिप है इंडिया और नाटो के बीच में, स्पेशली जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस को फेस करने में, किस रीजन में, इंडो पैसिफिक रीजन में जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस को, जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस को फेस करने में जो ये टॉक है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। इंडिया और नाटो की जो पार्टनरशिप है उसको भी इम्प्रूव करेगी। सो लेट अस सी कि मार्च में क्या डिसीजन होता है। अब देख लेते हैं शॉर्ट न्यूज़ आर्टिकल्स फ्रॉम इट। इट्स डिजिटल बिजनेस budget for third year in a row. The upcoming budget will be the paperless one, just like the previous 2 years. और ये digital-less या paperless जो budget है that will be available in digital form on different mobile application that can be downloaded through Android और iOS प्लेटफॉर्म। तो लगातार तीसरी बार सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो डिजिटल बजट प्रेजेंट करने जा रही है। पेपरलेस बजट होगा और ये पेपरलेस बजट जो है हर सेक्शन, हर इंडिविजुअल, हर हाउस होल्ड को अवेलेबल रहेगा थ्रू डिफरेंट एप्लीकेशन स्टोर्स। तो ये जो एप्लीकेशन है ये नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर ने डेवलप किया और इस बार इसमें कई सारे फीचर्स भी डाले जाएंगे डिफरेंट लैंग्वेजेस में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ये बजट अवेलेबल होगा। And apart from these features, this budget can be downloaded in PDF form as well as from the drop down menu. different sections जो है drop down menu से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो probably गवर्नमेंट इस बार इस एप्लीकेशन को और ज़्यादा डेवलप कर रही है, जो बेसिकली या और ज़्यादा अपडेट कर रही है, जो नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर ने डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर के सुपरविजन में ये एप्लीकेशन डेवलप किया है। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी कॉम्पिटेटिव एग्जाम, दिस न्यूज़ इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप, गवर्नमेंट CIL कंसिडरिंग कोल प्राइस रिविजन। तो अपकमिंग सीजन में गवर्नमेंट और CIL जो हैं वो हाई डिमांड एंटिसिपेट कर रहे हैं, हाई डिमांड सीजन एंटिसिपेट कर रहे हैं फॉर इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम अप्रैल टू जून। तो अप्रैल और जून के पीरियड में गवर्नमेंट और जो कोल कंपनीज हैं उनका ये एंटिसिपेशन है कि इस बार भी हाई डिमांड रहेगी और इस हाई डिमांड को सशिएट करने के लिए, सेटिस्फाई करने के लिए, मेंटेन करने के लिए डेफिनेटली पॉलिसी इनिशिएटिव्स की ज़रूरत है। तो गवर्नमेंट और CIL हाई डिमांड एंटिसिपेट करते हुए जो कोल के प्राइस हैं उसमें रिवीजन को ऑफर कर रही है। प्रॉबेबली दे मे रिवाइज द प्राइस ऑफ कोल फॉर द पावर सेक्टर एंड अदर इंडस्ट्रीज दैट कंज्यूम द फॉसिल फ्यूल। क्योंकि लास्ट टाइम जिस तरीके से कोल की क्राइसिस हुई थी उससे गवर्नमेंट ने और CIL ने भी लेसन लिया है और गवर्नमेंट नहीं चाहती कि वो कोल क्राइसिस फिर से जनरेट हो, इसलिए कोल के प्राइस में रिवीजन को कंसीडर किया जा रहा है। ऐसा कहा जा रहा है जो मार्केट ड्रिवन प्राइसेस है फॉर कमर्शियल एंड कैप्टिव एंड इंपोर्टेड कोल्स उसको प्रोबेबली गवर्नमेंट रिवाइज कर सकती है और स्पेशली पावर सेक्टर और एलाइड सेक्टर के। तो हाई लेवल मीटिंग्स जो हैं वो स्टार्ट हो चुकी हैं ऑन दिस पर्टिकुलर इशू। सो लेट अस सी कि क्या डिसीजन होता है। हालांकि अगर हम कोल इंडिया की बात करें तो कोल इंडिया ने अपने जो कोल के प्राइसेस हैं वो पिछले 5 सालों से अनचेंज रखे हैं अक्रॉस द डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ कोल। सो लेट अस सी गवर्नमेंट कैसे CIL के प्रॉफिट को और कोल प्राइस को और क्राइसिस को इनके बीच में एक बैलेंस स्ट्राइक कर पाती है। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 4 दैट इज गिवन ऑन बिजनेस स्टैंडर्ड पेज नंबर 1 और इसके ही साथ हम पेज नंबर 4 पर दिए हुए भी आर्टिकल कवर करेंगे। तो बेसिकली ये जितने भी आर्टिकल्स हैं, जितने भी न्यूज़ हैं, ये अपकमिंग बजट से रिलेटेड है। तो देख लेते हैं पहली न्यूज़ क्या है। गवर्नमेंट सेट टू पे आउट ₹4K करोड़ अंडर PLI बाई मार्च एंड। तो इस फाइनेंशियल ईयर 24 जो अपकमिंग बजट है इसमें गवर्नमेंट जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 4000 करोड़ का पेमेंट अनाउंस कर सकती है। किसको अनाउंस कर सकती है? टू द डिफरेंट बेनिफिशरीज ऑफ PLI स्कीम। PLI स्टैंड्स फॉर प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। गवर्नमेंट ने कब लॉन्च करी थी? आत्मनिर्भर भारत की तहत ये स्कीम लॉन्च करी गई थी। किस लिए लॉन्च करी गई थी? इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट करने के लिए, इंडिया को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, एक एक्सपोर्ट हब की तरह डेवलप करने के लिए, ग्लोबल सप्लाई चेन में एक इंपॉर्टेंट पार्टनर के फॉर्म में गवर्नमेंट इंडिया को डेवलप करना चाहती थी, इसलिए ये प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम लाई गई थी। तो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के तहत बहुत सारे इंसेंटिव्स प्रोवाइड किए गए थे, ऑफर किए गए थे डिफरेंट सेक्टर में। अप्रॉक्सीमेटली 13 से 14 सेक्टर्स में ये PLI स्कीम जो है गवर्नमेंट ने फेज वाइज मैनर में लॉन्च करी थी। तो इस पर्टिकुलर बजट में गवर्नमेंट जो है अप्रॉक्सीमेटली 4000 करोड़ का फाइनेंशियल आउटले दे सकती है PLI स्कीम्स के बेनिफिशरी को। जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है टुवर्ड्स द 7 स्कीम, 14 स्कीम गवर्नमेंट ने 13 से 14 सेक्टर में गवर्नमेंट ने ये PLI की स्कीम लॉन्च करी गई थी। पहला जो फेज़ है उसमें 7 जो स्कीम है, 7 स्कीम्स हैं,
उनको पेमेंट किया जाएगा और उनका पेमेंट, पहला पेमेंट जो है मार्च तक हो जाएगा। इसमें कौन कौन से सेक्टर की स्कीम, कौन कौन से सेक्टर इन्वॉल्व है? मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, फार्मास्यूटिकल, फूड प्रोसेसिंग जैसे जो कम सेक्टर्स हैं जिसमें पीएलआई स्कीम गवर्नमेंट ने ऑफर करी थी, तो इस सेक्टर की जो बेनिफिशरीज हैं उनको पहले पेमेंट किया जाएगा। जो रिमेनिंग 6 सेक्टर्स हैं उनको आगे आने वाले फेज वाइज मैनर में गवर्नमेंट जो है उनका पीएलआई स्कीम का इंसेंटिव जो है पे करेगी। इसके अलावा ऐसा भी कहा जा रहा है कि इस बार गवर्नमेंट जो है वो पीएलआई स्कीम को, इस अपकमिंग बजट में गवर्नमेंट पीएलआई स्कीम को 6 और सेक्टर में एक्सटेंड कर सकती है। कौन कौन से सेक्टर? टॉय, गारमेंट्स, होम टेक्सटाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, बाइसिकल कंपोनेंट्स, लेदर एंड फर्नीचर। इन सेक्टर में भी पीएलआई स्कीम को गवर्नमेंट ऑफर कर सकती है। इट मीन्स 14 के अलावा और ज़्यादा एक्सटेंशन, 6+ एक्सटेंशन हमें देखने को मिलेगा। और अगर पिछले कुछ स्कीम्स को देखें तो गवर्नमेंट ने पीएलआई स्कीम इनिशियली मोबाइल, ऑटोमोबाइल, ड्रोन्स, स्पेशलिटी स्टील, टेक्सटाइल, रिन्यूएबल एनर्जी, फार्मास्यूटिकल, फूड, इन सारे सेक्टर में ऑफर करी थी इन फाइनेंशियल ईयर 2022। अप्रॉक्सीमेटली 1.97 ट्रिलियन का एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट ने किया था फॉर अपकमिंग 5 ईयर्स। तो 13 से 14 सेक्टर में ये पीएलआई स्कीम ऑफर करी गई थी और इन सब के जो ड्यूज हैं बेनिफिशरीज के, वो इस बार गवर्नमेंट पे आउट कर सकती है विद द एंटिसिपेशन ऑफ हायर रेवेन्यू कलेक्शन। तो इस बार जो सेविंग्स हुई हैं प्रोबेबली गवर्नमेंट उन्हीं सेविंग से ये पे आउट करेगी और अदर 6 सेक्टर में भी ये स्कीम एक्सटेंड करी जाएगी। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप जो कि इसी पर्टिकुलर आर्टिकल के ही साथ दी हुई है। फाइनेंस मिनिस्ट्री कंटेम्पलेटिंग प्रपोजल्स टू बेनिफिट मिडिल क्लास। तो ऐसा कहा जा रहा है कि जो अपकमिंग बजट है, जो अपकमिंग फुल बजट है, इसमें जो इस बार का फोकस रहेगा दैट विल बी द मिडिल क्लास। हालांकि ये हर बार कहा जाता है कि मिडिल क्लास को फोकस किया जाएगा, बट मोरलेस जब भी बजट दिखाया जाता है तो जो सेक्शन, जो मेजर बेनिफिट्स प्रोवाइड किए गए होते हैं या तो वो पुअर सेक्शन को, बीपीएल सेक्शन को प्रोवाइड किए गए होते हैं, तो वो बिजनेस क्लास को प्रोवाइड किए गए होते हैं। बट इस बार ऐसा कहा जा रहा है कि प्रोबेबली जो गवर्नमेंट है वो फोकस कर सकती है मिडिल क्लास को। रीजन बिहाइंड फॉर अपकमिंग पॉलिटिक्स वोटिंग। हालांकि अगर हम सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट की बात करें दैट इज इनकम टैक्स, तो ऐसा नहीं कहा जा रहा है कि प्रोबेबली गवर्नमेंट 2.5 लाख का जो स्लैब था, जो एग्जम्पशन लिमिट थी, उसको अभी फिलहाल के लिए एक्सटेंड नहीं करने जा रही। बट बहुत सारी स्कीम्स हैं जिनको अनाउंस किया जा सकता है इन अपकमिंग बजट फॉर बेनिफिटिंग द लार्ज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी दैट इज मिडिल क्लास। एंड इफ यू सी द आयरनी ऑफ मिडिल क्लास इज वन ऑफ द लार्जेस्ट टैक्स पेयर इन द इंडिया and the least beneficiary recipient. So let us see what will be the upcoming budget. और ये एक पिक्चर है जो मैंने कवर करी है जस्ट टू डिस्कस अबाउट द हलवा सेरेमनी। तो दिस सेरेमनी इंडिकेट्स कि जो इंडिया में बजट है वो कंप्लीट हो चुका है। दिस इज़ द एनुअल रिचुअल। हालांकि लास्ट ईयर ये बिकॉज ऑफ द कोविड सिचुएशन ये हलवा सेरेमनी नहीं हो पाई थी, बट ये हलवा सेरेमनी कब होती है? जब प्रॉपरली जो बजट है वो प्रिपेयर हो जाता है। दिस इज़ एन ट्रेडिशनल इवेंट और एक रिचुअल होती है यूनियन गवर्नमेंट में आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ यूनियन बजट। एंड this is another news that is given on page number 4 of Business Standard. Financial Ministry to consider proposal to benefit the middle class in the last full budget. जो कि हमने भी डिस्कस है कि बहुत सारे डिपार्टमेंट्स को रिकमेंडेशंस दी हैं कई सारी स्कीम्स के अनाउंसमेंट के लिए। प्रोबेबली गवर्नमेंट हो सकता है इस बार के टैक्स एग्जम्पशन लिमिट को इंडिकेट करे, बट जो अभी के लिए इन्फॉर्मेशन उसमें यही है कि प्रोबेबली इस लिमिट को ना इंक्रीज़ किया जाए, जो कि 2014 में गवर्नमेंट ने फिक्स करी थी। इफ़ यू रिमेंबर, जब पॉलिटिकल पार्टी या बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी रजीम में आई थी तो उस समय ये 2.5 तक की एग्जम्पशन लिमिट प्रोवाइड करी थी। उसके बाद से इसको रिवाइज नहीं किया गया है और ये एंटिसिपेट किया जा रहा था कि शायद इस बार के बजट में इसका रिविजन हो, इसको और एक्सटेंड कर दिया जाए। बट इट सीम्स डेट गवर्नमेंट फिलहाल के लिए इस पर्टिकुलर इशू को प्लान नहीं कर रही। एंड दिस इज़ द बजट स्क्वाड। तो बेसिकली कौन कौन से इंपॉर्टेंट एक्सपर्ट रहे जिन्होंने बजट प्रिपरेशन में काम किया। तो दिस इज़ द इन्फोग्राफिक, यू कैन जस्ट हैव द ग्लिम्स ऑफ इट। आप इनका नाम याद रख सकते हैं। डेफिनेटली हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो, इसके अलावा मिस्टर अजय सेठी, मिस्टर विवेक जोशी, मिस्टर टी.वी. सोमनाथन, तुहिन कांत पांडे, संजय मल्होत्रा एंड मिस्टर वी नागेश्वरन। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फेस हैं जिन्होंने बजट प्रिपरेशन में एज अ टीम वर्क काम किया है। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 5 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 7 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड। साइन अप फॉर सिक्योरिटी भारत
OS promises to OEM and organizations. लास्ट वीक गवर्नमेंट का फर्स्ट या इंडिया का हम बोल सकते हैं फर्स्ट इंडिजीनियसली डेवलप ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च होता है जिसको हम भार OS के नाम से भी जानते हैं। अगर आप किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इसको याद कर सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ सकते हैं। भार OS एक इंडिया का इंडिजीनियसली डेवलप ऑपरेटिंग प्लेटफॉर्म है, OS है, जिसको लास्ट वीक गवर्नमेंट ने लॉन्च किया एंड विद इन 24 आवर्स ऑफ इट्स लॉन्च अर्लियर दिस वीक approximately 8 companies has approaches to the company, that is JNK ऑपरेशन, जिसको IIT मद्रास ने इंक्यूबेट किया था। तो बेसिकली JNK ऑपरेशंस ने ये डेवलपमेंट किया या ये OS डेवलप किया है और इसको इंक्यूबेट या इसको सपोर्ट किया है टेक्नोलॉजिकली इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मद्रास ने। तो विद इन 24 आवर्स अप्रॉक्सीमेटली 8 ऐसी कंपनीज जो डिफरेंट हैंडसेट और कॉर्पोरेट आउटफिट से कंपनीज थी, उन्होंने इस पर्टिकुलर कंपनी से कॉन्टैक्ट किया, अप्रोच किया फॉर डिफरेंट टाई अप्स। और जो मेकर्स हैं इंडिया के फर्स्ट इंडिजीनियसली डेवलप ऑपरेटिंग सिस्टम के, दैट इज़ भार OS के, उन्होंने ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स जो हैंडसेट्स हैं उनके OEMs को और कॉर्पोरेट आउटफिट्स को इनवाइट भी किया और उन्हें बोला है कि ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम इंडिया ने लॉन्च किया है दैट इज़ वेरी हाई इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी एंड इट विल डेफिनेटली प्रोवाइड अ सिक्योर इन्वायरमेंट टू द यूजर्स। तो बेसिकली साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल सिक्योरिटी को लेकर के उन्हें अश्योर किया गया है OEMs को। OEMs स्टैंड फॉर ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा इन इस पर्टिकुलर भार OS से कॉन्टैक्ट करें, एग्रीमेंट्स करें और इसको अपने हैंडसेट डिवाइसेस में ऑफर करें। एट प्रेजेंट भार OS इज कंपेटेबल विद गूगल पिक्सल फोन्स एंड प्लान्स आर अफोर्ड टू रोप अप इन द अदर OEM। तो फिलहाल के लिए अभी गूगल पिक्सल फोन से ही इनकी कंपेटेबिलिटी है। जो अदर ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं उनसे नेगोशिएशन चल रहा है। अब प्रॉबेबली आगे आने वाले टाइम में बहुत सारे जो हैंडसेट्स हैं हमें वहाँ पर उनमें भार OS इंस्टॉल मिले। तो गवर्नमेंट का कहना है, डायरेक्टर ऑफ IIT जो कि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट, IIT मद्रास ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है भार OS में, तो उनका ये कहना है कि बहुत सारे वेंडर्स हैं जो OEMs हैं वो कांटेक्ट कर रहे हैं और जो आ रहे हैं अपने यूज़र मैनुअल्स के साथ में उनके प्रॉपर हम उनको पोर्ट ऑफर कर रहे हैं, प्रॉपर उनको पोर्टेबिलिटी ऑफर कर रहे हैं। वी ऑल आर वेलकमिंग देम एंड दिस विल डेफिनेटली ऑफर अ सेफ कम्युनिकेशन अमंग द एम्प्लॉयज। विद इन द ऑर्गेनाइजेशन भी गवर्नमेंट जो है इस पर्टिकुलर भार OS ऑपरेटिंग सिस्टम को ऑफर करें। मीन्स इंट्रा कम्युनिकेशन, इंट्रा ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन के लिए विद इन द ऑर्गेनाइजेशन एक सिक्योर कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करने के लिए भी पिच कर रहे हैं भार OS के डेवलपर्स। सो लेट अस सी आगे आने वाले टाइम में हमें कितना और ज़्यादा कोलैबोरेशन इसमें देखने को मिलता है। अब देख लेते हैं सम शॉर्ट न्यूज़ आर्टिकल्स फ्रॉम बिजनेस स्टैंडर्ड। ग्लोबल पेंशन फंड्स कट बैक इंडिया बेट्स इन 2022। तो पेंशन फंड्स अमंग द लार्जेस्ट लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ PFI इन इंडिया स्केल बैक देयर इंडिया बेट्स इन 2022। तो सीधी अगर भाषा में बोलें तो इस पर्टिकुलर कैलेंडर ईयर में हमें इंडिया में जो फॉरेन पेंशन फंड होता था, जब फॉरेन पोर्टफोलियो में जो पेंशन फंड का इन्वेस्टमेंट होता था वो हमें रिड्यूस होता हुआ दिख रहा है। यानी 2021 के कंपैरिजन में 2022 में जो पेंशन फंड्स हैं उन्होंने इंडिया में कम इन्वेस्टमेंट किया है। अप्रॉक्सीमेटली $4.3 ट्रिलियन का इन्वेस्टमेंट हुआ था 2021 में, जो कि रिड्यूस होकर के $3.7 ट्रिलियन रह गया है। तो अप्रॉक्सीमेटली 13% या 13.3% का फॉल हमें देखने को मिला है इन टर्म्स ऑफ पेंशन फंड इन्वेस्टमेंट इनटू इंडिया। और अगर हम ओवरऑल इक्विटी इन्वेस्टमेंट की बात करें तो ओवरऑल इक्विटी इन्वेस्टमेंट में भी जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है उसमें फॉल देखने को मिला। अप्रॉक्सीमेटली 0.5% का फॉल रहा FPIs में, FPIs फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट इन द वेरी सेम पीरियड। और अगर लार्ज देखें कि आउटफ्लो का अगर हम सीन देखें तो जो लार्ज पार्ट ऑफ आउटफ्लो कैन बी सीन इन द फर्स्ट हाफ ऑफ दिस कैलेंडर ईयर, यानी 2022 के फर्स्ट हाफ में, यानी जनवरी से जून के बीच में हमें मेजर आउटफ्लो देखने को मिला इन टर्म्स ऑफ FPI। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। IBM SAP टू कट थाउजेंड्स ऑफ जॉब एमिड द टेक ले ऑफ। तो रिसेंटली बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनी, चाहे वो गूगल हो, अमेजोन हो, वॉलमार्ट हो, सब ने ले ऑफ किया है और इसके बाद से अब IBM और SAP भी इस पर्टिकुलर लिस्ट को ज्वाइन कर रहा है। तो जो ग्लोबल टेक्नोलॉजी फर्म फिलहाल के जो अपनी स्लैशिंग कर रही है, एम्प्लॉय स्लैशिंग कर रही है, थाउजेंड्स ऑफ जॉब कट कर रही है बिकॉज ऑफ द प्रेशर ऑन देयर प्रॉफिट, उसकी लिस्ट को IBM और SAP ने भी ज्वाइन कर लिया है। दो अमेरिकन टेक जिएंट IBM
announced that it is going for 1.5% of layoff of its total global workforce. तो अप्रॉक्सीमेटली 3,900 जॉब जो हैं या 3,900 एम्प्लॉयज़ को निकाला जा सकता है IBM से। और इसी तरह सैप ने भी अनाउंस किया है कि वो अपनी ग्लोबल वर्कफोर्स का 2.5% ले ऑफ करने जा रही है। अप्रॉक्सीमेटली 3,000 जॉब्स जो हैं वो कट करेगी सैप। तो 2.5% हम देख सकते हैं कि 1.5% IBM और 2.5% सैप। हालांकि अगर हम IBM की वर्कफोर्स की बात करें तो IBM में अप्रॉक्सीमेटली 2,60,000 एम्प्लॉयज़ हैं, तो उसका 1.5% ही सैप के 2.5% से ज़्यादा। तो अप्रॉक्सीमेटली हमें 6 से 7,000 ले ऑफ अभी इस अपकमिंग टाइम में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा EY और डॉन जॉन्स ने भी जॉब कट्स के अनाउंसमेंट करी है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट टिप, अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस एट स्टार्टअप्स कम्स अंडर स्कैनर। So valuation obsession, investor pressure और unethical practices recently has been seen in number of startups. Recently startups को हाई वैल्यूएशन देने का बहुत ज़्यादा ट्रेंड चला है। इमीडिएटली यूनिकॉर्न बना लेना, डेकाकॉर्न में कन्वर्ट कर लेना। वैल्यूएशन करने के बाद ऐसा कई बार देखा गया कि कंपनीज को सेल कर दिया जाता है। फेक या फॉर्जरी के इन्वेस्टमेंट ट्रांजेक्शन्स दिखाए जाते हैं जस्ट टू इंक्रीज द वैल्यूएशन, और ये ट्रेंड बहुत ज़्यादा कंटिन्यू है। एक कंपनी स्टैब्लिश करी, उसमें कुछ फर्जी के या फेक ट्रांजेक्शन्स इन्वेस्टमेंट बिजनेस दिखा दिए, कंपनी का वैल्यूएशन बढ़ा दिया, अप्रॉक्सीमेटली 1 करोड़ का 100 करोड़ का कर दिया, और उसके बाद उस कंपनी को सेल कर दिया। तो बेसिकली ये वैल्यूएशन का जो ऑब्सेशन है ये भी रिसेंटली बहुत सारे स्टार्टअप्स में देखने को मिला है। फाइनली गवर्नमेंट ने कुछ स्टार्टअप्स के बाद से इसको पकड़ लिया है। हालांकि पिछले कुछ 2-3 सालों से ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड में था, बट फाइनली रिसेंट जो हमें कुछ कोलैप्स देखने को मिले स्टार्टअप्स के, उसके बाद में गवर्नमेंट ने अपना विजिल जो है इन पर इंक्रीज कर दिया। तो जो न्यू एज वेंचर्स हैं अब उनकी अकाउंटिंग जो अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस हैं वो गवर्नमेंट के स्कैनर पर आ गई हैं। तो revenue recognition, that is often a gray area with the companies having to decide between the gross and net revenue। क्या उनकी न्यू अकाउंटिंग मेट्रिक्स है, कैसे वो एनालिसिस कर रहे हैं, कितनों के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं, लैक ऑफ गुड अकाउंटिंग एडवाइसेस, ये सारे इश्यूज जो हैं वो गवर्नमेंट टैकल करेगी। फिलहाल के लिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि गवर्नमेंट अब इन जितने भी स्टार्टअप्स हैं, स्पेशली जो न्यू एज वेंचर्स हैं, उनकी अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस पर प्रॉपर नज़र बनाए हुए है। आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप, व्हीट प्राइजेस में सॉफ्टन बाई ₹4 to 6 kg। रिसेंटली व्हीट के प्राइस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुए थे डोमेस्टिक मार्केट में, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने व्हीट का जो एक्सपोर्ट है वो बैन कर दिया था या उस पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा दिया था जस्ट टू मेंटेन द डोमेस्टिक प्राइस ऑफ व्हीट। वाई? बिकॉज व्हीट इज़ द वेरी स्टेपल फूड कमोडिटी इन इंडियन मार्केट और इंडियन इकोनॉमी। और अभी जो रिसेंट 4 to 6% का डिक्रीज अनाउंस या एंटिसिपेट किया जा रहा है वो क्यों किया जा रहा है? ऐसा क्यों एंटिसिपेट किया जा रहा है कि 4 to 6% जो व्हीट के प्राइस हैं वो कम होंगे? क्योंकि रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि जो वेडनेसडे को जो 3 मिलियन टन्स का जो ग्रेन स्पेशल सेल स्कीम के थ्रू गवर्नमेंट ऑफर करने जा रही है, जिसके बाद से डोमेस्टिक मार्केट में सडन सप्लाई देखने को मिलेगी व्हीट की, और उस सप्लाई इंक्रीज की वजह से जो व्हीट के प्राइस हैं वो 4 से 6 रुपए कम हो सकते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वेडनेसडे को 3 मिलियन टन्स ग्रेन जो है वो ऑफलोड करने जा रही है थ्रू द डिफरेंट स्पेशल सेल स्कीम। हालांकि कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि जो 3 ट्रिलियन का गवर्नमेंट जो भी ये करने जा रही है ऑफलोडिंग 3 मिलियन टन्स की, फिलहाल के लिए इससे का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डोमेस्टिक प्राइसेस पर नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि इस बार प्रोडक्शन भी कम हुआ है, गवर्नमेंट एक्सपोर्ट भी कर रही है, और इस इतने एक नेग्लिजिबल अमाउंट से कोई डोमेस्टिक प्राइसेस पर बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। बट कुछ का मानना है कि 4 से 6 रुपए प्राइस जो है वो ड्रॉप हो सकता है। दिस इज़ द राइजिंग प्राइस ऑफ व्हीट फ्रॉम जनवरी 26-23 टू लेकर 1 month बैक एंड 1 year बैक। यू कैन जस्ट हैव द ग्लिम्स ऑफ इट। कितना इंक्रीज देखने को मिला? अप्रॉक्सीमेटली 19 से 20% का इंक्रीज व्हीट प्राइस में रिसेंटली देखने को मिला है। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। इफ यू वांट लेक्चर पीडीएफ यू कैन ज्वाइन मी ऑन टेलीग्राम चैनल। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हैव अ नाइस